बच्चों, आज इस वर्ग 9 अध्याय 3 के परमाणु और अणु के भाग 2 लेकर के आए हैं, जिसमें सबका स्वागत है। यह अध्याय बहुत ही मूलभूत अध्याय है, जिसको अगर नहीं समझेंगे तो आगे के हर रसायन शास्त्र के चैप्टर में दिक्कत होता है। तो आज हम जो पाठ लेके आए हैं उसके बिंदु हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, बहुपरमाणुक आयन और रासायनिक सूत्र लिखना। बच्चों, पहले से परिचित हैं कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है, और तो यह कितना इसका द्रव्यमान है, यह बड़ा आश्चर्य की विषय है। मेजर करना भी बड़ा कठिन लगता है, जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सूक्ष्म है। तो परमाणु का द्रव्यमान मालूम करना हमें जरूरी है। इसके लिए एक इकाई लिया गया है, और उस इकाई, उस बटखरे का नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, और भी शॉर्ट में केवल यू लिखा जाता है। इस इकाई का जो मान है वह कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग के बराबर है। ये जो इकाई है कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन 12, और यह इसका एक्चुअल जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। किताब में इस प्रकार से दिए नहीं है 9th क्लास में, लेकिन यह बच्चों के दिमाग में क्लियर आ जाए कि वास्तव में यह इकाई का कितना द्रव्यमान है, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई एक इकाई है जो किसी भी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को मालूम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर होता है। यही परमाणु द्रव्यमान इकाई है। आगे चलते हैं बहुपरमाणुक आयन। आयन नया शब्द लगता है। परमाणु से हम लोग परिचित हैं। परमाणु एक सूक्ष्मतम इकाई है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। आयन और परमाणु में बहुत समानता है यहाँ, लेकिन डिफरेंस यही है कि परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि आयन पर आवेश होता है। कहने का तात्पर्य है कि आवेश युक्त परमाणु को ही आयन कहते हैं। आयन को यहाँ दिखाया गया है। आयन के नाम हैं, उनके यह सूत्र दिए गए हैं, संकेत दिए गए हैं, और यह उनकी संयोजकता है। संयोजकता का मतलब होता है सामान्य तौर पर कि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है। उस पद में हर एक तत्व की संयोजकता निर्धारित किया गया है, जो सामान्यतः 1 से 4 तक दिखता है। यहाँ पर आयन के नाम दिए गए हैं सोडियम, जिसमें एक ही परमाणु है। इसमें एक ही तत्व के एक परमाणु है, और इस पर चार्ज दिखाया गया है। जितने चार्ज होते हैं उतना ही उसकी संयोजकता होती है। याद रखें, ये बहुत ही आसान है। किसी भी आयन पर जितने चार्ज हैं, जितने आवेश हैं, प्लस या माइनस, वही उसकी संयोजकता होती है। यहाँ हम क्लोराइड आयन देखते हैं, जो क्लोरीन तत्व से बने हैं। एक परमाणु है,
एक तत्व के एक परमाणु से यह बना है और इसकी संयोजकता भी एक दिख रहा है क्योंकि चार्ज एक है। उसी प्रकार से अमोनियम पर नजर डालते हैं तो कुछ अलग नजर आता है, यह कुछ बड़ा आयन लगता है। इसका कारण है कि यह दो तत्वों से बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और उसमें भी नाइट्रोजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु, यानी कुल मिलाकर के एक से ज्यादा परमाणु है। यहाँ पर 5 परमाणु है। ऐसे आयन को हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। बहुपरमाणुक आयन एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के मिलने से बनता है। बहुपरमाणुक आयन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से बना होता है। यहाँ अमोनियम बहुपरमाणुक है, लेकिन हम क्लोराइड और सोडियम को बहुपरमाणुक आयन न कह करके सिर्फ आयन कहेंगे। कार्बोनेट भी बहुपरमाणुक आयन है। CO3 कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु, टोटल 4 परमाणु इसमें है, 2 तत्व हैं। इस प्रकार से बहुपरमाणुक आयन पर -2 आवेश है, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 है, 2 है। उसी प्रकार से सल्फेट देखते हैं तो यह 2 तत्व सल्फर और ऑक्सीजन से बना है और कुल परमाणुओं की संख्या 4 व 5 है, जिस पर चार्ज -2 है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 है। उसी प्रकार से फॉस्फेट भी 2 तत्व हैं, फास्फोरस और ऑक्सीजन, परमाणुओं की कुल संख्या 4 व 5, चार्ज -3 है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 है। अब यहाँ प्रश्न है कि हम बहुपरमाणुक आयन संयोजकता तो क्यों जोर दे रहे हैं। यह आगे जो हमें रासायनिक सूत्र लिखना है उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है। तत्वों के नाम, तत्वों के संकेत, तत्वों के संयोजकता, बहुपरमाणुक आयन की संयोजकता, ये सब बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से अभी हमने आयन का नाम, आयन के सूत्र और आयन के संयोजकता को समझे, जिसका उपयोग अब तुरंत होने वाला है। रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र लिखना बच्चे लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन जो बच्चे जान जाते हैं उन्हें लिखना बड़ा रोचक होता है। किसी भी यौगिक के अणु को समझना उन्हें बहुत आसान होता है और रासायनिक समीकरण उन्हें लिखना आसान होता है। तो आइए देखें रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यौगिक का नाम दिया रहेगा। यहाँ नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर हमें यह देखना है कि यह यौगिक किन किन तत्वों से बना है। इस लेवल तक दिमाग ले जाना होगा कि यह यौगिक में कौन कौन से तत्व हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन तत्व है, सल्फाइड सल्फर से बना है, इसलिए सल्फर तत्व है। 2 तत्व हाइड्रोजन और सल्फर, हम इसके बाद इनके संकेत लिख देंगे, HS हाइड्रोजन सल्फर। अब इन संकेत के नीचे इनकी संयोजकता लिख देंगे। संयोजकता हाइड्रोजन का 1 और सल्फर का 2। इस प्रकार से संयोजकता लिखने के बाद इनकी संयोजकता को विपरीत तत्व के पास ले जाते हैं। सल्फर की संयोजकता हाइड्रोजन तत्व के नीचे लिख देते हैं और हाइड्रोजन की संयोजकता सल्फर तत्व के नीचे लिख देते हैं, जो यहाँ मैंने किया है। और जब ऐसा कर देते हैं तो यही रासायनिक सूत्र हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का। बच्चों के लिए रासायनिक सूत्र आवश्यक है, उन्हें सीख लेना कि वास्तव में रासायनिक सूत्र ऐसा क्यों होता है। हम एक तरफ कैल्शियम ऑक्साइड के सूत्र CaO बोलते हैं, जबकि वही सोडियम ऑक्साइड के सूत्र को Na2O
लिखते हैं। तो क्यों अंतर है, इस नियम को जानने के बाद क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, दूसरा यौगिक का नाम एल्युमिनियम ऑक्साइड। किन किन तत्वों से बना है? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। दोनों के लिए हमने Al और O इनके संकेत को लिख दिया। अब उनके नीचे हमने इनके संयोजकता को लिख रहे हैं 3, 2। पहले हम तत्व निर्धारित करेंगे तो उनके हम संकेत को लिखेंगे, फिर उन संकेत के नीचे उनकी संयोजकता लिखेंगे और फिर संयोजकता को हम अदल बदल के तत्वों के पास नीचे लिख देंगे। एल्युमिनियम के नीचे ऑक्सीजन की संयोजकता और ऑक्सीजन के नीचे एल्युमिनियम की संयोजकता। इस प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। किसी बच्चों से अगर पूछा जाता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3 क्यों होता है, क्यों नहीं Al3O2 होगा, तो इसका सीधा उत्तर अभी हमें मिल रहा है कि उनकी संयोजकता को हम अदल बदल के लिखते हैं। आगे यौगिक का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। अब यहाँ पता करना है कौन कौन तत्व से बना है। कैल्शियम फास्फोरस समझ में आ रहा है, लेकिन फॉस्फेट है, यहाँ बच्चे के अंदर कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर यह याद रखना है कि हम बहुपरमाणु आयन का अभ्यास किए हैं यहाँ, इसीलिए किए हैं। जितने भी बहुपरमाणु आयन हैं हम उनके नाम, हम उनके सूत्र, हम उनकी संयोजकता याद कर लेंगे। और जब ऐसा कर लेंगे तो फॉस्फेट को हम आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि फॉस्फेट एक बहुपरमाणु आयन है जिसका संकेत होता है PO4। इस प्रकार के हमने उनके पहले संकेत को लिखा, उसके बाद इनकी संयोजकता को लिखा और फिर संयोजकता को अदल बदल के लिखने के बाद Ca3 ब्रैकेट में PO4 फिर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखे। इस प्रकार से CO3 PO4 होल 2 हो गया। यह वास्तव में हड्डी है। हमारे शरीर में जो हड्डी होता है उसमें अधिक से अधिक भाग यही कैल्शियम फॉस्फेट होता है। यही कारण है कि हम कैल्शियम और फास्फोरस लेते हैं तो हमारी हड्डी मजबूत होती है। इस प्रकार से आज हमने इस चीज़ को जाना, परमाणु द्रव्यमान इकाई, बहुपरमाणु का आयन, रासायनिक सूत्र लिखना। परमाणु द्रव्यमान इकाई पर हम पुनः आते हैं। यह एक इकाई है जो किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को मालूम करने के लिए किया जाता है, और यही कारण है कि परमाणु द्रव्यमान प्रत्येक तत्व का निर्धारित है। अब हम यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं तो ये हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, इस प्रकार से सोडियम का 23 है। तो इस प्रकार से प्रत्येक तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान हमें मालूम करते हैं और उनको हम परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में जब लिखते हैं तो सब में U लिखते हैं, U, क्योंकि हम इस इकाई का यूज किए हैं। यानी अगर हम ऑक्सीजन के एक परमाणु को अगर हम तौलना चाहेंगे तो A परमाणु द्रव्यमान इकाई जो बटखारा के रूप में है उसके 16 को चढ़ जाएंगे। इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान इकाई के माध्यम से हम किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमाणु द्रव्यमान इकाई और रासायनिक सूत्र को लिखना। आज की पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।